नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी जंग रूस और यूक्रेन के बीच जो चल रहा है, ये जो खून खराबा है, इसे एक नए नाम से बुलाया जा रहा है और वो है मोदी वॉर। जी हाँ, अमेरिका में ट्रंप के टॉप सलाहकार ये नाम दे रहे हैं और साथ साथ में ये भी कह रहे हैं कि अगर भारत आज रूस से तेल खरीदना बंद कर दे तो कल ये जंग जो है वो समाप्त हो जाएगा। अब एक बात सोचिए, एक तरफ नाटो है, अमेरिका है, पूरा यूरोप है और इस जंग को रोक नहीं पा रहा है। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि भारत अगर एक फैसला ले लेता है तो दुनिया की ये जो सबसे लंबी लड़ाई है, जहां सबसे ज्यादा खून खराबा हो रहा है, वो पलट सकता है। अब असली सवाल यह है कि क्या सचमुच रूस यूक्रेन वॉर भारत के तेल पर टिका हुआ है? सवाल यह भी है कि क्या मोदी का नाम अब ग्लोबल पावर गेम का सिंबल बन चुका है? सवाल यह भी है कि यह सिर्फ अमेरिका की पॉलिटिक्स तो नहीं। तो आज के वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे कि जंग के पीछे की असली कहानी क्या है। हम यह भी चर्चा करेंगे कि दुनिया इसे मोदी वॉर के नाम पर क्यों पुकार रही है और हम ये भी बात करेंगे कि भारत के एक कदम से कैसे बदल सकती है ग्लोबल पॉलिटिक्स की पूरी तस्वीर। और यकीन मानिए कि इस वीडियो के बाद आप समझ जाएंगे कि भारत अब सिर्फ एक देश नहीं बल्कि ग्लोबल पावर बैलेंस का असली किंग मेकर जो है वो बन चुका है। और आज का ये जो टॉपिक मोदी वॉर, अमेरिका ने क्यों कहा यूक्रेन जंग मोदी वॉर है। दोस्तों, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। रोज रात 9 बजे हम ऐसे ही मुद्दों के ऊपर चर्चा करते हैं। चैनल पर पहली बार हैं तो पहले से जितने भी वीडियो हैं उसको भी आप देखकर अपनी राय रख सकते हैं। इस वीडियो को आप देश विदेश कहां से देख रहे हैं, कमेंट के माध्यम से बताइए और अपने सहयोग को जो है बनाए रखिए। ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक भी जो है वो शेयर करिए। तो दोस्तों, ये जो पूरा का पूरा मामला है बहुत चौंकाने वाला है। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और उनके करीबी सलाहकार हैं जिन्होंने रूस यूक्रेन के इस युद्ध पर बहुत बड़ा बयान दिया है और इस जंग को कहा है कि ये मोदी वॉर है। आपके स्क्रीन पर ट्रंप के ट्रेड सलाहकार पीटर नावारो नजर आ रहे हैं जो ब्लूमबर्ग टीवी टेलीविजन को एक इंटरव्यू दे रहे हैं और उसमें ये बात कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि अगर भारत आज से ही रूस से तेल खरीदना बंद कर दे तो कल ही ये जंग खत्म हो जाएगी। और अगर भारत ऐसा करता है तो अमेरिका भारत के ऊपर जितना एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया हुआ है वो उसे तुरंत हटा देगा। अब इसका मतलब क्या है? दोस्तों, रूस पर अमेरिका और यूरोप ने कड़े सैंक्शन लगाए हुए थे, लेकिन रूस फिर भी अपनी अर्थव्यवस्था को बचाए रखने में सफल रहा और उसके पीछे वजह केवल दो देश थे, एक इंडिया और दूसरा चाइना, जो रूस से सस्ता तेल खरीद रहे थे। रूस अब भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन चुका है। 2022 तक भारत जो है रूस से मात्र 2% अपने कुल तेल का खरीदता था। आज स्थिति यह हो गई है कि भारत 35% से अधिक अपने कुल डिमांड का जो है वो रूस से लेता है। यानी कि आंकड़ा अगर हम बात करें तो कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। और रूस की इकोनॉमी पर जो दबाव था, जो अमेरिका डालना चाहता था, जो रूस को ग्लोबल इकोनॉमी से बाहर करना चाहता था, वो भारत की चीप ऑयल पॉलिसी की वजह से पूरी तरह से असरदार नहीं हुई। और यही वजह है कि ट्रंप के सलाहकार को यह कहना पड़ा कि इंडिया अगर तेल लेना बंद कर दे तो रशिया की फंडिंग रुक जाएगी और फिर यह जंग खत्म हो जाएगी। जब ट्रंप के ट्रेड सलाहकार पीटर वॉनरो यूक्रेन के जंग पर अपना इंटरव्यू दे रहे थे ब्लूमबर्ग को, तो ये सारी की सारी बातें कह रहे थे और कह रहे थे कि रूस यूक्रेन का जो जंग है, इस जंग को भारत ही बढ़ावा दे रहा है और भारत दोहरा खेल खेल रहा है। साथ में यह भी कह रहे हैं कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर उसे रिफाइन करता है और उसे ऊंची कीमतों पर बेच रहा है। इससे रूस को जंग के लिए पैसा मिलता है और रूस उस पैसे का प्रयोग यूक्रेन पे हमले के लिए कर रहा है। नराव, न, पीटर नवारो ने यह चेतावनी भी दिया है कि रूस और चीन के साथ भारत के जो बढ़ते संबंध है, इस संबंध से दुनिया के लिए जो है एक नया खतरा भी पैदा हो सकता है। तो क्या सच में भारत इस समय दुनिया का या दुनिया के राजनीति का, ग्लोबल पॉलिटिक्स का इतना बड़ा खिलाड़ी बन चुका है?
क्या सच में इतना बड़ा प्लेयर बन चुका है कि भारत के नाम को लेकर अमेरिका अपना पॉलिटिकल माइलेज बढ़ा रहा है? यानी ये बयान एक तरफ भारत के ग्लोबल पावर को तो दिखा ही रहा है, लेकिन दूसरी तरफ क्या अमेरिका की जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है उसको भी सामने लाया जा रहा है? अब जरा आप सोचिए कि पूरी दुनिया में इतने बड़े बड़े देश जब जंग रोक नहीं पा रहे हैं और अमेरिका अब खुद मान रहा है कि भारत चाहे तो कल ही सब कुछ बदल सकता है, तो क्या यह सच में भारत की ताकत है या अमेरिका की बेबसी? यह आपको सोचना है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए मैं कई बार एक बात कहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए आपको गांव की राजनीति समझनी होगी, गांव की प्रधानी वाली राजनीति समझनी होगी। कभी कभी किसी और के कंधे पर रख के कोई और बंदूक चलाता है। क्या अमेरिका कुछ ऐसा ही कह रहा है? अमेरिका कुछ ऐसा ही कर रहा है? दोस्तों, रसिया और यूक्रेन का युद्ध हम लोगों ने कई बार इस पर चर्चा कर ली है और रशिया यूक्रेन के युद्ध की जब कई बार चर्चा की है तो इसका पूरा का पूरा बैकग्राउंड जो है वो आपको समझ में आ रहा है कि यूक्रेन जो कि कभी सोवियत संघ का, यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था और रूस और यूक्रेन एक ही थे। 1991 जब यूएसएसआर का विघटन हुआ तो यूक्रेन एक स्वतंत्र देश बना, लेकिन रूस हमेशा यही चाहता था कि यूक्रेन जो है उसके प्रभाव में रहे, क्योंकि भौगोलिक रूप से यूक्रेन रूस के बहुत करीब था और यूक्रेन के माध्यम से रूस जो है वो ब्लैक सी में जो है वो पहुंच सकता था। आप अपने स्क्रीन पर ये तस्वीर देखिए, रशिया दिख रहा है, यूक्रेन दिख रहा है, कीव दिख रहा है। 2022 से जो है वो युद्ध की जो है चल रही है युद्ध। और अपने स्क्रीन पर और भी ध्यान से देखेंगे तो ये यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर है। और अगर और ध्यान से देखें तो ये आपको यूक्रेन नजर आ रहा है। 1991 के पहले ये जो भी आपको देश, बेलारूस, लातविया, लिथुआनिया, मोल्डोवा, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये सारे के सारे यूएसएसआर के पार्ट थे। यूक्रेन भौगोलिक रूप से पास है और हमने कहा कि देखिए ये ब्लैक सी जो आपको देखने को मिल रहा है, आप मैप पर ध्यान से देखिए तो ये ब्लैक सी के पहुंचने का रास्ता भी जो है, क्योंकि इस ब्लैक सी के माध्यम से अन्य देशों में रूस जो है वो व्यापार करता है, तो यूक्रेन के माध्यम से पहुंचना जो बहुत ही आसान है। ठीक, दूसरा अगर हम बात करें तो मामला है नाटो का। अमेरिका और यूरोप का पूरा मिलिट्री ग्रुप, जिसको कि हम नाटो कहते हैं, नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, धीरे धीरे इसका विस्तार रूस की सीमा तक हो रहा है और यूक्रेन भी चाहता था कि वो नाटो का मेंबर बन जाए और रूस को यही डर था कि अगर ऐसा हुआ तो नाटो की फौज सीधे रूस के दरवाजे पर आ जाएगी। रूस ने इसके पहले 2014 की अगर हम बात करें तो 2014 में ये जो क्रीमिया आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इस क्रीमिया पर रूस ने जो है 2014 में कब्जा कर लिया और ये इलाका जो है क्रीमिया, ये कभी यूक्रेन का ही हिस्सा हुआ करता था। रूस बोला कि यह हमारी एथनिक रशियन पॉपुलेशन है और अमेरिका और यूरोप इससे नाराज हो गए। इन्होंने क्या किया, रूस के ऊपर सैंक्शन लगा दिया, लेकिन रूस ने कहा सैंक्शन ऑक्शन रखो अपने पास भैया, हमारा है तो हमारा है। दूसरा अगर हम बात करें तो आप दो जगह देखिए, एक जगह आपको दिख रहा है डोनेस्टक, आप अपने स्क्रीन पर देखिए, और दूसरा जगह है जिसका नाम है लुहांस्क। ये दो जगह है जिसको कि हम डोनबास कहें या डोनबास रीजन इसको हम कहें। और इस डोनबास रीजन के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करें तो पूर्वी यूक्रेन का ये जो दो जगह है, एक डोनेस्टक और दूसरा लुहांस्क, रशिया अपने समर्थकों के माध्यम से यहां अलगाववादी आंदोलन चल रहा है। अलगाववादी आंदोलन का मतलब कि रशिया के सपोर्टर जो है यहां, वह यहां रूस का सपोर्ट कर रहे हैं और इसी के चलते यहां यूक्रेन के सपोर्टर और रूस के सपोर्टर के बीच में लगातार क्लैश हो रहा है। 2022 में ये फुल स्केल इन्वेशन की शुरुआत हो गई और फरवरी के अंतिम सप्ताह में 2022 में आपको याद होगा कि रूस ने जो है यूक्रेन पे पूर्ण रूप से हमला कर दिया। टैंक लगा दिए, मिसाइल लगा दिए, आर्मी लगा दिए, सब कुछ लगा दी और उसका दावा था कि हम यूक्रेन को डीमिलिटराइज करेंगे और नाटो से दूर रखेंगे। लेकिन यूक्रेन ने जबरदस्त बचाव किया, रेजिस्टेंस किया। अमेरिका और यूरोप ने यूक्रेन को पैसे दिए, हथियार दिए, टेक्नोलॉजी दिए, सब कुछ सपोर्ट किया। आज स्थिति कुछ और है।
लेकिन 2022 से 2025 तक की अगर हम बात करें तो आपको याद होगा कि लाखों लोग मरे गए, करोड़ों ने शरणार्थी का रूप धारण कर लिया, यूरोप में एनर्जी की क्राइसिस हो गई, जर्मनी जो कि रशिया के ऊपर डिपेंड था ईंधन के लिए, परेशान हो गया। और ग्लोबल इकोनॉमी में अगर हम बात करें तो महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन का दबाव बढ़ा और आज तक ये जंग जो है वो खत्म नहीं हुआ। यानी कि सीधी बात है कि रशिया और यूक्रेन वॉर सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं थी, ये असल में रशिया वर्सेस अमेरिका एंड यूरोप की लड़ाई थी। ये पावर का स्ट्रगल था जिसमें यूक्रेन एक मोहरा बना हुआ है और अब इसमें भारत का नाम एक गेम चेंजर के रूप में लिया जा रहा है। अब आप सोचिए, इतनी पुरानी और इतनी गहरी जड़ वाली जंग को रोकना की चाबी अगर अमेरिका कह रहा है कि मोदी के हाथ में है, तो इसका मतलब है कि भारत की ग्लोबल पावर अब किस लेवल पर पहुंच चुकी है, यह आप भी समझ सकते हैं। क्यों अमेरिका कह रहा है, क्यों अमेरिका यह बात कह रहा है कि अब चाबी जो है वो किसके हाथ में है, चाबी जो है अब मोदी के हाथ में। बात समझ रहे हैं सभी चीजों को। अब थोड़ा सा और आगे बात करते हैं, इंडिया के स्टैंड को हमें समझना बहुत जरूरी है कि इंडिया है कहां और इंडिया क्या कह रहा है। दोस्तों ये आप देख रहे हैं किस प्रकार से धीरे धीरे समय के साथ साथ नाटो का विस्तार जो है वो रशिया के बाउंड्रीज पे हो गया है ना। ये क्रीमिया आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा और बात करें तो ये लुहांस्क और डोनेस्क आपको नजर आ रहे हैं, जिसके ऊपर अभी हमने बात किया। डोनबास रीजन, जहां डोनेस्टिक और लुहांस्क में रशियन सपोर्टर जो है वो काम कर रहे हैं। ये आपको ब्लैक सी नजर आ रहा है दोस्तों। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मोदी डॉक्ट्राइन की, इंडिया का स्टैंड और मोदी डॉक्ट्राइन। साथियों अब हम बात करते हैं इस पूरे रशिया यूक्रेन वॉर में इंडिया का स्टैंड क्या था, इंडिया क्या कह रहा था और क्यों दुनिया इसे मोदी डॉक्ट्राइन के नाम से जानी जा रही। दोस्तों भारत का अगर हम आधिकारिक रुख देखें तो शुरुआत से ही भारत एक बात बहुत साफ साफ कह रहा था। कई अंतरराष्ट्रीय मंच से आपने देखा होगा कि मोदी ने एक ही स्टेटमेंट दिया और वो क्या दिया, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, यानी अब युद्ध का समय नहीं है, बातचीत ही समाधान है। प्रधानमंत्री मोदी ने जब 2022 में रूस के राष्ट्रपति से मिले थे, ये तस्वीर तभी की है, तभी ये बात कही थी कि भारत का संदेश यही है कि जंग से किसी को फायदा नहीं हुआ है, नुकसान सिर्फ आम जनता का हुआ है। रूस जो है वो दशकों से अगर हम बात करें तो भारत की आजादी के बाद से ही अगर हम बात करें तो रूस भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। चाहे डिफेंस का सेक्टर हो, चाहे स्पेस का सेक्टर हो, चाहे एनर्जी का सेक्टर हो, हर क्षेत्र में रूस ने भारत को सपोर्ट किया है। और आज भी भारत का 70% से ज्यादा सैन्य टेक्नोलॉजी रूस से आता है। रशिया हमें सस्ते क्रूड ऑयल बेच रहा है, जिससे भारत की महंगाई को कंट्रोल करने में मदद मिली है और 140 करोड़ की जनता को सस्ते पेट्रोल और डीजल मिल रहा है। भारत ने केवल रूस के साथ ही नहीं, अमेरिका और यूरोप के साथ भी अपने रिश्ते को बहुत मजबूत बनाकर रखा है। चाहे मामला अगर हम क्वाड की करें, है ना, क्वाड जहां की आपको जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएसए नजर आ रहे हैं। चाहे बात हम G20 की करें जिसकी प्रेसिडेंसी जो है वो भारत के पास थी, सब में भारत की भूमिका बहुत अहम रही है। यानी मोदी सरकार ने एक बैलेंस डिप्लोमेसी अपनाई है, रूस के साथ भी दोस्ती और अमेरिका के साथ भी साझेदारी। यूनाइटेड नेशन में इंडिया की पॉलिसी की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन में जब भी रूस के खिलाफ रिजोल्यूशन लाया गया है, भारत न्यूट्रल रहा है और न्यूट्रल रह के वो इससे अपसेंट रहा है। यानी कि भारत ने कहा कि देखो भैया हम किसी के दबाव में नहीं रहेंगे, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए कदम उठाएंगे। यानी कि मोदी की डॉक्ट्राइन की अगर हम बात करें, मोदी की डॉक्ट्राइन का अगर हम विश्लेषण करें तो मोदी की डॉक्ट्राइन में इंडिया फर्स्ट पॉलिसी यानी कि देश का हित सबसे ऊपर। भारत की स्ट्रेटजी ऑटोनॉमी, स्वायत्त है भैया, हम किसी के कंट्रोल में नहीं चलेंगे। रूस कहेगा ये करो, अमेरिका कहेगा ये करो, यूरोप कहेगा ये करो, ना ना, हम किसी खेमे में नहीं जाएंगे, हम खुद का रास्ता खुद बनाएंगे। ग्लोबल बैलेंसिंग पावर, आज दुनिया मानती है कि भारत रूस और पश्चिमी दुनिया के बीच में जो है एक ब्रिज की भूमिका निभा रहा है। यानी कि भारत रूस के साथ भी और पश्चिमी दुनिया के साथ भी एक सेतु है।
और मोदी डॉक्ट्राइन का ही वजह है कि भारत को सस्ता तेल मिल रहा है, हमारे यहां की महंगाई कंट्रोल में है। विश्व जो तेल के लिए, तेल के दाम विश्व स्तर में बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे यहां वही है जो कि आज से रशिया यूक्रेन के युद्ध के पहले जो रेट थे वही है, कंट्रोल रखा गया। G20 में ग्लोबल साउथ की आवाज जो है वो उठाई गई थी। और सबसे बड़ी बात, अब अमेरिका और यूरोप भी मान रहे हैं कि जंग का भविष्य भारत के फैसले से जुड़ा हुआ है। तो साथियों सोचिए, जहां अमेरिका और यूरोप लाखों करोड़ों डॉलर खर्च करके भी जंग रोक नहीं पाए, वहां भारत की न्यूट्रल पॉलिसी और मोदी की डॉक्ट्राइन को इतना असरदार माना जा रहा है कि लोग इसे मोदी वॉर कहने लगे हैं। क्या यह भारत की सबसे बड़ी कूटनीति जीत नहीं? दोस्तों, अब सवाल यह भी है कि आखिर अमेरिका बार बार भारत के ऊपर दबाव क्यों बना रहा है? सबसे पहले अमेरिका और यूरोप चाहते थे कि रूस की इकोनॉमी को पूरी तरह से तोड़ दिया जाए, लेकिन रूस को सबसे बड़ा सहारा मिला भारत और चीन से, सस्ता वाला तेल लेकर। इसलिए अमेरिका खुले शब्दों में कहता है कि इंडिया रशिया से तेल खरीदना बंद करे, नहीं तो हम इसके ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे। दूसरा, आपको याद होगा कि इंडिया को कहा जाने लगा कि भैया इंडिया डबल गेम खेल रहा है। तो क्या सच में इंडिया डबल गेम खेल रहा है? अमेरिका को भी भारत की जरूरत है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन को बैलेंस करने के लिए, चीन को रोकने के लिए। और दूसरा, अमेरिका इंडिया के ऊपर ही दबाव दे रहा है कि रूस से दूरी बना के रखो। यानी कि अमेरिका की पॉलिसी पूरी साफ है कि इंडिया को भी साथ रखो, लेकिन अपने हिसाब से चलने के लिए मजबूर करो। और दूसरी तरफ अमेरिका जो है वो रशिया के साथ व्यापार करने की बात कर रहा है। तो डबल गेम कौन खेल रहा है, अमेरिका की इंडिया? तो ट्रंप के सलाहकार ने यह बात कैसे कह दी कि भारत डबल गेम खेल रहा है? अब एक बात और भी हमें समझना है, यह मोदी वॉर का जो टैग लगाया जा रहा है, इसका अर्थ क्या है? क्योंकि मोदी वॉर नामक जो शब्द है, इस शब्द में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं यह शब्द जो है, यह पूरी दुनिया को चौंका दिया है। इसके सांकेतिक अर्थ क्या है? तो सांकेतिक अर्थ पॉजिटिव भी हो सकते हैं और सांकेतिक अर्थ नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगर पॉजिटिव सांकेतिक अर्थ हुए तो मतलब क्या कि भारत ग्लोबल पोजीशन अपना बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर चुका है और दुनिया मान रही है कि भारत चाहे तो जंग रोक सकता है। यानी मोदी का नाम अब सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्लोबल बैलेंस की चाबी जो है मोदी के हाथ में। नेगेटिव क्या हो सकता है? नेगेटिव ये हो सकता है कि ये एक बैलेंस गेम हो। अमेरिका दिखाना चाहता है कि जंग तो चल रही है और इस जंग का असली कारण जो है वो भारत है, यानी कि पूरा विश्व जो है वो भारत के खिलाफ खड़ा हो जाए। कि भारत अगर चाहता तो रशिया से तेल लेना बंद कर सकता था, अगर भारत शांति की बात करता, भारत चाहता कि खून खराबा ना हो। यानी कि रूस यूक्रेन के ऊपर जो हमला कर रहा है, रूस जो लाखों लोगों को मार रहा है, इसका असली जिम्मेदार भारत है। यानी कि अगर लंबा ये लड़ाई अगर बहुत लंबी खींची रही तो विश्व की जितनी भी कंट्रीज हैं, यूरोपियन जो भी कंट्री हैं, इसके लिए सबसे बड़ा बलि का बकरा अगर किसी को बनाया जाएगा तो मोदी को बना दिया जाएगा कि सब मोदी के कारण है। मोदी अगर रूस से तेल लेना बंद करते, खत्म हो जाता सब कुछ। तो ये टैग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से जो है वो इस्तेमाल हो सकता है। एक तरफ भारत के ताकत के सिंबल के रूप में और दूसरी तरफ भारत को अलग थलग करने की कोशिश के रूप में कि यूरोपियन कंट्री भी जो है वो भारत पे गुस्सा आ जाए। अब भारत के सामने इस दबाव में यही होगा कि या तो भारत रूस से तेल खरीदे या ना खरीदे। मान लेते हैं कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, तो इससे रूस की इकोनॉमी पे बहुत बड़ा झटका लगेगा। लेकिन रूस और चीन बहुत पास आ जाएंगे, भारत में पेट्रोल डीजल और ज्यादा महंगे हो जाएंगे, महंगाई बढ़ जाएगी। अमेरिका और यूरोप जो है खुश होंगे और भारत को कहेंगे कि हाँ भैया, भारत जो है वो बात समझ रहा है, भारत रियल में अहिंसा का पुजारी, इसको रिवॉर्ड दो भैया। और हो सकता है कि जो ट्रंप अपने लिए नोबेल मांग रहे थे वो मोदी के लिए मांग ले। अब मिले ना मिले वो अलग बात है। अब मानते हैं कि भारत अगर तेल खरीदना जारी रखा तब क्या होगा? भारत की इकोनॉमी स्टेबल रहेगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा, रूस और भारत के संबंध मजबूत होंगे, लेकिन अमेरिका लगातार भारत के ऊपर दबाव डालता रहेगा और शायद भारत के ऊपर ट्रेड बैरियर लगाए और हो सकता है कि भारत के ऊपर सैंक्शन भी लगा दे।
तो ग्लोबल पॉलिटिक्स क्या हो जाएगी? और ज्यादा जटिल हो जाएगी। यानी भारत चाहे जो करे, भारत के लिए फैसला लेना इतना आसान नहीं है। तो दोस्तों मेरा साफ मानना है कि ये पूरा का पूरा एपिसोड जो है वो भारत की डिप्लोमेसी की सबसे बड़ी जीत है। पहली बार अमेरिका ने खुलकर ये कहा है कि जंग का फ्यूचर जो है उसकी असली चाबी भारत के हाथ में है। और मोदी डॉक्ट्राइन की वजह से भारत ने दोनों तरफ संतुलन बना के रखा है। रूस से भी अच्छे संबंध और अमेरिका से भी पार्टनरशिप। अब मोदी वॉर का मतलब पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन ये चीज तो समझ में आ गया है कि भारत ग्लोबल पावर कंट्री बन चुका है। तो भारत को किसी के भी दबाव में आने की जरूरत नहीं है। भारत को वही करना है जो नेशनल इंटरेस्ट में हो, अपने राष्ट्र के हित में हो और भारत के 140 करोड़ की जनता के हित में हो। और यही मोदी डॉक्ट्राइन की असली ताकत है। अब बारी आपकी है दोस्तों। क्या आपको लगता है कि रूस यूक्रेन का जंग सचमुच भारत के तेल पर टिका हुआ है? क्या मोदी जी का यह कदम, एक कदम, दुनिया के पूरे जंग को जो है रोक सकता है? या ये सिर्फ अमेरिका की पॉलिटिक्स और प्रोपेगेंडा है? अपने विचार को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना मत भूलिए दोस्त, इसे शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्योंकि जितना आपका साथ में मिलेगा उतना मनोबल बढ़ेगा और जितना मनोबल बढ़ेगा उतने और अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके साथ रिसर्च करके शेयर करूंगा। क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसे ही इंटरनेशनल इशू पर हम आपके लिए और भी ज्यादा गहरा विश्लेषण करेंगे और उस विश्लेषण से और जितना हेल्प हो सकता है ये हम आपको पहुंचाएंगे। तो अमेरिका का दबाव और पॉलिटिक्स जिस पर हम लोगों ने चर्चा की, जिस पर हमने बात किया, यह आपके सामने